हेलो दोस्तों, आपका हमारे संजय सैटम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में, इस महामारी में अपने घर पर स्टे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे, अपने परिवार का और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप यूं ही अपना और अपने परिवार का और अपने इस देश का ख्याल रखते रहिए और अपने घर पर रहिए और ऑनलाइन के सहारे यानी कि यूट्यूब के द्वारा आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, यानी कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो 12th क्लास के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या IISc बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या फिर BSc क्लास के लिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम, MSc प्रीवियस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने नाम सुना है एम्पलीफायर का, तो दोस्तों एम्पलीफायर के नाम से आपको तुरंत याद आ गया होगा कि ये शब्द कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। कहाँ पर सुना है? कहीं ब्याह शादियों में या पार्टियों में, या फिर आपके घर पर कोई पार्टी होती है तो आप डीजे सिस्टम मंगाते हैं। उस डीजे सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा लाउडली साउंड आपको सुनाई देता है वो किसकी हेल्प से सुनाई देता है? वो एम्पलीफायर की हेल्प से सुनाई देता है। दोस्तों, आप अगर कोई सी फंक्शन में जाएंगे, कहीं पर आप माइक में अगर बोलते हैं तो आप जो बोल रहे हैं वो आपका साउंड एक स्पीकर के द्वारा आपको सुनाई दे रहा है और बहुत लाउडली सुनाई दे रहा है। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ऐसा दोस्तों एम्पलीफायर के द्वारा ही संभव होता है और उसके द्वारा ही वो संभव हो पा रहा है। दोस्तों, उसी एम्पलीफायर की हम बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर के रूप में किस प्रकार से वर्क करता है और उसके साउंड को कैसे बढ़ाता है। मतलब कहने का यह है कि जो भी हम माइक में बोलते हैं और माइक हमारे साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और वो इलेक्ट्रिसिटी वेव में जब कन्वर्ट करता है तो वो किस में जाता है? एम्पलीफायर में जाता है और एम्पलीफायर उसका एम्पलीफिकेशन करता है, यानी कि एम्पलीफाइड कर देता है उसको। और एम्पलीफाई करके वो कहाँ पहुँचा देता है? स्पीकर में, और स्पीकर उस इलेक्ट्रिसिटी वेव को किसमें? साउंड वेव में कन्वर्ट कर देती है। और साउंड वेव में स्पीकर जैसे ही कन्वर्ट करता है तो आपको वो बहुत ज़्यादा लाउडली सुनाई देता है। दोस्तों, हम यहाँ से जो बोलते हैं माइक में, उसकी वो जो साउंड है वो साउंड एक इलेक्ट्रिसिटी वेव में जो कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है। और एम्पलीफायर जो होता है उसको, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा, और एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर स्पीकर को प्रोवाइड करा देता है। स्पीकर क्या करता है? जो अब बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो वेव प्राप्त हुई है उसको साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। उस प्रकार से हमें बहुत ज़्यादा एकदम लाउडली साउंड जो है वो सुनाई देने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। और इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड में, और इस वीडियो को एंड तक देखें, एक भी पॉइंट इसका मिस ना करें, क्योंकि आप जब वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपके समझ में आएगी वीडियो। यदि लास्ट में कुछ भी आपके समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो में जुड़े रहना और आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। कब करता है? जब हम ट्रांजिस्टर पर वीक AC सिग्नल अप्लाई करते हैं और उसके आउटपुट में हमें एक स्ट्रॉन्ग AC सिग्नल प्राप्त होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। और ये जो सर्किट होता है, इस सर्किट को हम कहते हैं एम्पलीफायर, यानी कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसमें। ये जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं इसका भी एक छोटा सा रीजन समझा देता हूं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उस ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? एक बेस टर्मिनल होता है, एक कलेक्टर टर्मिनल होता है और एक इमीटर टर्मिनल होता है। बेस का मतलब आधार टर्मिनल, यानी कि आधार हमारा टर्मिनल होता है। दूसरा कलेक्टर का मतलब होता है संग्राहक, और इमीटर का मतलब होता है उत्सर्जक। तो ये 3 प्रकार के टर्मिनल होते हैं।
तो इनमें एक एक करके क्या करा जाता है, कॉमन किया जाता है इनपुट और आउटपुट के साथ। जब इन तीनों टर्मिनल में से एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के साथ कॉमन करेंगे, तो पहले बेस को, फिर कलेक्टर को, फिर इमीटर को, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त हो जाएंगे। जब ये 3 प्रकार के कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त हो जाएंगे तो इसी आधार पर है, यानी कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में हम यूज करते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एम्पलीफायर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट होता है हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर। और दोस्तों दूसरे नंबर का जो होता है, यहां पर हमने बेस को कॉमन कर दिया है, ठीक है। दूसरे नंबर का होता है कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर क्या कर दिया हमने, इमीटर को कॉमन कर दिया है, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर बन जाएगा। और ट्रांजिस्टर में तीसरे नंबर का अगर क्या होता है, कलेक्टर होता है, तो उसको अगर हम कॉमन कर दें, यानी कि कलेक्टर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 प्रकार के एम्पलीफायर हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्पलीफायर है वो कौन सा है, यही एम्पलीफायर आपका 12th क्लास हो या बीएससी क्लास हो या एमएससी क्लास हो, इन सब क्लासों में पूछा जाता है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को ही आज हम पढ़ने वाले, इसी के बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो ट्रांजिस्टर का आज यूज करेंगे वो करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इस एनपीएन ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम पढ़ने वाले हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को, ठीक है। किसको पढ़ने वाले हैं, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहना, और ठीक है, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं ये। तो सबसे पहले हम इसको समझने से पहले एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ये ट्रांजिस्टर इस प्रकार से गोला कर देते हैं। तो हमें जो कॉमन रखना है वो क्या रखना है, यहाँ पर कॉमन रखना है हमें इमीटर को, ठीक है। ये क्या है, इमीटर है, इसको हम कॉमन रखेंगे इनपुट और आउटपुट के साथ, ठीक है। ये क्या है, कलेक्टर है, वो ऊपर कलेक्टर रहेगा और ये बीच में बेस रहेगा। ये बेस रहेगा, ये कलेक्टर है और ये इमीटर। बेस मतलब आधार, सी मतलब कलेक्टर मतलब क्या है, संग्राहक, यानी कि संग्राहक है, संग्राहक का मतलब इकट्ठा करना है, कलेक्टर, ठीक है। इमीटर मतलब उत्सर्जक, यहाँ से उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों जब बेस से इमीटर की तरफ एरो लगा होता है तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसे कहते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी का यूज करके हम बनाने वाले हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो आपने कॉमन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, और कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में जो हम सर्किट बनाते हैं ठीक उसी प्रकार का ही हम सर्किट यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि इस बेस के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं यहाँ पर, और ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को कहेंगे हम आर बी रेजिस्टेंस, देखिए बेस रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, और ये जो कलेक्टर के साथ हमने रेजिस्टेंस जोड़ा इसको कहेंगे आर सी, यानी कि कलेक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। हम जो एसी सिग्नल है, यानी कि जो वीक एसी सिग्नल होता है उसको जो अप्लाई करते हैं वो बेस पर अप्लाई करते हैं। मतलब कहने का ये कि बेस और इमीटर का जो इनपुट है उस इनपुट पर हम अप्लाई करते हैं, और आउटपुट जो हम लेते हैं वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं। यानी कि एक यहाँ पर लाउड रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये लाउड रेजिस्टेंस RL हो जाएगा। हमने 2 रेजिस्टेंस लगाए यहाँ पर, एक RC और एक RL। ये RC रेजिस्टेंस है और ये RL, यानी कि लाउड रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। इसके अक्रॉस ही हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके अक्रॉस ही हम आउटपुट लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर, इसके अक्रॉस आउटपुट लेते हैं, आउटपुट, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें एक चीज मिसिंग है, उसको भी मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहना वीडियो को। तो अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने देखा कि ये आउटपुट इस साइड का है और इनपुट इस साइड का। तो इस इनपुट देखो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ये हमने जोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, इन सबको इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। तो इसका मतलब देखो जो इमीटर है, इमीटर किसके साथ कॉमन हो गया, देखो इनपुट के साथ और आउटपुट के साथ, इन दोनों के साथ क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, देखो आपने पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन में कि बेस और इमीटर को फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क कराते हैं, और इमीटर और कलेक्टर के बीच हम जो बैटरी लगाते हैं उसमें इसको हम रिवर्स बायसिंग में वर्क कराते हैं। यानी कि इस वाले हिस्से को हम रिवर्स बायसिंग में वर्क कराते हैं और इसको फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क कराते हैं।
तो वर्क कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी का यूज करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये कम पावर की बैटरी होती है, इसको फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क कराने के लिए बेस और इमीटर को ये प्लस होता है और ये माइनस होता है इधर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं VEE, क्या कहते हैं इसको, VEE बैटरी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं VBE बैटरी, ठीक है दोस्तों। इधर एक बैटरी इधर जोड़ देते हैं, थोड़ी पावरफुल बैटरी होती है इधर की जो हम जोड़ते हैं। तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव होता है दोस्तों वो ये इस साइड में होता है और ये इधर नेगेटिव होता है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस बैटरी को हम कहते हैं VCC, ठीक है, या हम कह सकते हैं VCE, क्या कह सकते हैं, VCE या VCC हम बैटरी इसको कहते हैं। तो ये तो है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने ये क्या पढ़ा है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करी। अब एम्पलीफायर हम बनाते हैं इसी का। तो किस प्रकार से हम एम्पलीफायर बनाएंगे दोस्तों, एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे, एक C1, इसको हम कहेंगे C1 कैपेसिटर। इस C1 कैपेसिटर लगा के तब हम यहाँ से एक वीक AC सिग्नल देंगे, क्या देंगे, वीक AC सिग्नल। यहाँ से वीक AC सिग्नल का मतलब है जैसे मान लिया माइक है, वो माइक हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, ये माइक लग गया यहाँ पर और माइक से एक सिग्नल मिला इसको, वो AC, यानी कि AC का मतलब है कि AC सिग्नल मिला। AC सिग्नल का मतलब क्या होगा कि ये जो माइक है, ये माइक उसको AC सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। ये गया। अब ये कैपेसिटर हमने क्यों लगाया, देखो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है इसको फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क कराने के लिए। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से पॉजिटिव ये करंट जाएगा और यहाँ से जो करंट जाएगा ये कौन सा होगा, इसको कहेंगे हम IB करंट, यानी कि ये जो करंट मिला यहाँ पर ये हो गया IB करंट, ठीक है, यानी कि बेस करंट। यहाँ से पॉजिटिव करंट आया तो ये इधर की ओर आएगा। अगर ये कैपेसिटर यहाँ पर नहीं लगा होता तो क्या होता, यहाँ पर ये सिग्नल खराब हो जाता, ठीक है, यानी कि बैक करंट उसको मिलता और यहाँ से इधर से करंट जा रहा उधर से आ रहा है, तो ये क्या होता, ये सिग्नल खराब हो जाता, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर का हम यूज करते हैं। तो कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं, कैपेसिटर जो होता है वो जो DC करंट होता है, DC करंट को रोक देता है, ठीक है नहीं, ठीक, और जो AC करंट होता है उसको अपने अंदर से पास होने देता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से AC करंट तो पास हो जाएगा, लेकिन जो DC करंट इधर से आया उसको इधर की ओर पास होने नहीं देगा। तो यहाँ का जो सिग्नल है वो सिग्नल खराब नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये AC सिग्नल, इसको मान लिया 10 एम्पियर यहाँ से पास हो गया और ये 0.5 एम्पियर यहाँ से मिला, तो दोनों ऐड होकर जो IB करंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है कि 10.5 एम्पियर करंट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 10 एम्पियर दिया, वीक सिग्नल दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा सिग्नल बढ़ गया, ठीक है। अब इस सिग्नल को ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, और ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। अब और ज्यादा किस प्रकार से बढ़ाएगा इसको भी हम समझने वाले हैं आगे वर्किंग में, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान से आप देखते रहना। तो हमने यहाँ से सिग्नल दिया। अब देखो दोस्तों कि ये जो सिग्नल हमने AC से सिग्नल दिया है, ये सिग्नल, इसका ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ सिग्नल देंगे यहाँ पर, फिर नेगेटिव हाफ सिग्नल देंगे। तो ये जो सिग्नल जब मिलेगा तो हमें आउटपुट यहाँ पर है, तो हमें आउटपुट लेना है। तो आउटपुट में भी कौन सा सिग्नल लेना, हमें AC सिग्नल लेना है, DC सिग्नल हमें नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ से देखो ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट जाएगा ऊपर की ओर, तो करंट यहाँ से यानी कि DC करंट जाएगा, और यहाँ से कौन सा करंट आया, AC करंट, यानी कि AC प्लस DC दोनों करंट आए यहाँ से मिक्स होकर। तो अब हमें यहाँ पर आउटपुट जो लेना है, आउटपुट में हमें केवल AC करंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों, एक कैपेसिटर यहाँ पे, इसको कहेंगे हम C2 कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, जो भी DC करंट यहाँ से और इसके द्वारा जो आया, ठीक है, उस DC करंट को यहीं पर रोक देगा और केवल अपने में से AC करंट को पास होने देगा, ठीक है दोस्तों। तो AC करंट पास होगा तो हमें AC सिग्नल आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल कैसे मिलेगा हमें दोस्तों, वो इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो इसका फेज ऊपर से है, यानी कि इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका फेज कहाँ है, ऊपर से है, और इसका फेज देखो दोस्तों नीचे से है। तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि इसका जो फेज है वो चेंज हो जाएगा आउटपुट में। जो आउटपुट हमें AC सिग्नल मिलेगा, उस AC सिग्नल में जो फेज होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। और वो भी कितना, देखो ये ऊपर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, नीचे वाला नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव ऊपर का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 180 डिग्री, इसका मतलब है कि जो इनपुट को हमने AC सिग्नल दिया था और आउटपुट के द्वारा जो हमें AC सिग्नल मिला है, उन दोनों के फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी कि 180 डिग्री फेज इसका
चेंज हो जाता है। इसको हम 3 स्टेप में पढ़ने वाले हैं वर्किंग में, ठीक है दोस्तों। तो वर्किंग में इसको हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 180 डिग्री फेज इसका चेंज हो जाता है। तो ये इसमें कंडीशन हो गई है। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की, तो वो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है आउटपुट में भी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। कहने का मतलब है कि अगर 1 मिनट में यहाँ 50 फ्रीक्वेंसी है, 50 फ्रीक्वेंसी है, तो वहां भी 1 मिनट में 50 ही फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, 50 ही फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, आयाम ही चेंज होता है। यहाँ पर इसका आयाम छोटा होगा और इसका आयाम यहाँ पर बड़ा होगा, यानी कि हमें हाई एम्पलीट्यूड का एसी सिग्नल प्राप्त होता है और वही बहुत ज़्यादा लाउडली होता है, ठीक है। नहीं, बहुत ज़्यादा जो लाउडली हमें मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीकर में जो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे डीजे है और डीजे से हमारे पैर तक कांपने लगते हैं, तो वो जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं, यानी कि वो सिग्नल जो स्पीकर को मिला और स्पीकर ने उसको साउंड में जो कन्वर्ट किया, वो बहुत ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड का था, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं एम्पलीफायर। ये जो सिस्टम होता है, इसी सिस्टम को हम एम्पलीफायर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एम्पलीफायर का सर्किट आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की कि 180 डिग्री किस प्रकार से चेंज होता है। इसको 3 स्टेप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। ध्यान से देखते रहना, वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की। तो स्टेप फर्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, करंट गेन पढ़ेंगे कि करंट गेन कितना होगा। तो लिखेंगे द करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के लिए हम करंट गेन पढ़ेंगे। तो करंट गेन होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि किसे हम करंट गेन कहते हैं। करंट गेन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। किसे, बीटा से। तो बीटा इज इक्वल टू होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IB, यानी कि बेस करंट और कलेक्टर करंट का अनुपात ही करंट गेन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात ही करंट गेन कहलाता है, ठीक है। इससे स्पष्ट हो रहा है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि या करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखो IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि IB की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो IC की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो कैसे कि हम IB यहाँ पर रखें, जो बीटा है इसको हम कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट गेन को हम कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर जो है, इसकी वैल्यू लगभग 15 से 80 तक होती है और किसी किसी बुक में आपको 9 से 80 तक मिलेगी, ठीक है, या 15 से 80 या फिर 9 से 80, आप दोनों में से कोई सा भी याद कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है 200 तक, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी IB की, तो IB हमने कैसे बढ़ाया, देखो यहाँ से हमने 10 एम्पियर की करंट यहाँ से दी, यानी कि 10 एम्पियर यहाँ से अप्लाई किया इसके इनपुट पर। तो इसने क्या है, इस बार डीसी करंट को तो रोक दिया यहाँ पर और एसी करंट को अपने में से पास होने दिया। तो ये एसी 10 एम्पियर का करंट यहाँ से पास होकर इधर आ गया और इस बैटरी से मान लिया 0.5 एम्पियर का करंट आया पास होकर। तो दोनों क्या हो गए, सम हो गए, यानी कि 10.5 एम्पियर यहाँ पर IB में मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो ये 10.5 एम्पियर यहाँ पर रख दें और यहाँ पर इसकी वैल्यू बीटा की मैंने भी बताई है कि 15 से 80 तक और मैक्सिमम वैल्यू 200 तक होती है इसकी। मान लिया इसकी वैल्यू जो है वो हम 15 रख देते हैं, ठीक है। और 15 रखा तो 15 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, करंट गेन हो गया। तो करंट गेन हो जाएगा, यानी कि वो करंट गेन हमें IC के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमें गेन करंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी कि करंट ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। जो कलेक्टर करंट होगा वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो जाएगा, कहाँ पर, आउटपुट के, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी इसकी बात स्टेप नंबर फर्स्ट की, यहाँ से हमने ये स्पष्ट कर लिया, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में हम बात करेंगे आउटपुट वोल्टेज की। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे हम, आउटपुट वोल्टेज फॉर CEA कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के लिए।
कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के लिए किसकी बात कर रहे हैं हम, आउटपुट वोल्टेज की। तो ये आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना है, किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर का यूज कर लें जो करंट नापे VBE, ठीक है। बेस और इमीटर के बीच में एक वोल्ट मीटर हमने लगा दिया और एक वोल्ट मीटर हमने यहाँ पर लगा दिया जो कलेक्टर और इमीटर के बीच में होगा। इस प्रकार से ये कलेक्टर और इमीटर के बीच में हमने ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ये नापेगा VCE वोल्टेज, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज होगा, क्या नापेगा, आउटपुट वोल्टेज VCE। इनपुट वोल्टेज VBE ये नापेगा और आउटपुट वोल्टेज VCE ये नापेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो बैटरी के द्वारा जो दिया गया वोल्टेज है, इसका जो पोटेंशियल है VCC, ये किसके बराबर होगा, ये IC इंटू RC प्लस VCE के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं किरचॉफ्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर VCC इज इक्वल टू होगा IC इंटू RC प्लस VCE, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम बात करते हैं VCE की, तो VCE निकल कर आएगा, ये इधर जाएगी वैल्यू, तो VCC माइनस IC इंटू RC, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर इसके चेंज की बात करते हैं, चेंज देखते हैं इसमें कितना होगा कि चेंज डेल VCE इज इक्वल टू डेल VCC और माइनस RC को कॉमन ले लेते हैं और चेंज किस में देखेंगे, IC में। तो RC को हमने कॉमन ले लिया तो IC में हमने चेंज देखा, ठीक है। तो ये जो बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, इस बैटरी का जो VCC है ये वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब इसमें चेंज 0 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि डेल VCE इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस RC इंटू डेल IC। तो यहाँ से हमें फाइनली इक्वेशन मिल जाएगी कि डेल VCE इज इक्वल टू माइनस का RC डेल IC, ठीक है दोस्तों। ये फाइनली हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 से स्पष्ट हो रहा है कि यदि IC की वैल्यू बढ़ेगी तो VCE जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, घटेगा, और यदि इसकी वैल्यू घटेगी तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। ये कहाँ से स्पष्ट हो रहा है, ये कैसे स्पष्ट हो रहा है, ये हो रहा है इस माइनस साइन से। ये माइनस साइन बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, मतलब एक दूसरे के क्या है, एकदम अपोजिट हैं। अगर IC बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, और यदि आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो IC क्या होगा, घटेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस इक्वेशन से स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ इस बात को आप याद रखना, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में इस वाली बात का, इक्वेशन नंबर 2 की बात का और इक्वेशन नंबर 1 की बात का, इन दोनों की बातों का यूज होने वाला है स्टेप नंबर 3 में। तो हमने कौन कौन से स्टेप पढ़ लिए, स्टेप नंबर 1 पढ़ा और स्टेप नंबर 2 पढ़ा। आप इसको नोट करते चले जाएँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ये तरीका आप नोट करते चले जाएँ, ठीक है, अपनी कॉपी में, और स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 को दोस्तों हम 2 भागों में पढ़ेंगे, एक भाग A और एक भाग B। भाग A भाग B में क्यों पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 को, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो हम इनपुट पर AC सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो AC सिग्नल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें हाफ सिग्नल जो होगा, यानी कि हाफ वेव जो होगी वो पॉजिटिव होगी और हाफ वेव नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हम हाफ वेव, पॉजिटिव हाफ वेव अप्लाई करेंगे और फिर नेगेटिव हाफ वेव अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 को आप अपनी कॉपी में लिख लेना, और स्टेप नंबर 3 में भी लिखना पार्ट ए, उसमें लिखना है फॉर पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल जब इनपुट पर हम अप्लाई करते हैं, तो इस पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल की पोलरिटी और इसमें यूज होने वाली बैटरी की पोलरिटी दोनों की सेम होती है। पोलरिटी का मतलब जो साइन होते हैं, जैसे इसकी साइन क्या है, पॉजिटिव है, और बैटरी का साइन भी क्या है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव यहाँ से करंट जाएगा ऊपर की ओर, तो इसका मतलब दोनों की जो पोलरिटी है वो क्या, सेम है। और दोनों की पोलरिटी सेम होने के कारण, दोस्तों जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, दोनों की पोलरिटी सेम होने के कारण, किस किस की पोलरिटी, पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल की पोलरिटी और इसमें यूज बैटरी VEE की पोलरिटी, दोनों की सेम होने के कारण इसका जो इनपुट वोल्टेज है VBE वो बढ़ जाता है,
ठीक है। VBE वोल्टेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब ये VBE वोल्टेज बढ़ेगा तो इस वोल्टेज के बढ़ने के कारण IB यानी कि जो बेस करंट है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बढ़ जाता है। और हमने ये अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि जब ये IB बढ़ता है यानी कि IB बढ़ता है तो IC भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जब ये बढ़ेगा इसके कारण ये बढ़ेगा तो यहाँ पर IC करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये स्थिति किस में प्राप्त हुई, ये स्थिति हुई हमें जब हमने पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल अप्लाई करी इनपुट पर। और हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में अभी देखा है, स्पष्ट किया है, यहाँ पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब IC करंट बढ़ता है तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है यानी कि V कौन सा VCE ये घटता है, क्योंकि वो माइनस साइन बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होता है, घटता है। तो इसका मतलब कि जब ये बढ़ा तो IB बढ़ा और IB बढ़ने के साथ IC बढ़ा। जब IC बढ़ा तो VC यानी कि आउटपुट वोल्टेज घट गया। ठीक है दोस्तों, ये हमें इस स्टेप के फर्स्ट पार्ट में स्पष्ट होता है, पता चलता है यहाँ पर। और जैसे ही ऐसा होता है तो हमें इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट है उस यानी कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट जो है उस आउटपुट में हमें पॉजिटिव कौन सी पॉजिटिव एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव एम्पलीफाइड सिग्नल हमें प्राप्त वहाँ पर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये स्पष्ट हो गया। देखो यहाँ पर घटा है, जब आउटपुट वोल्टेज घटा है तो घटने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें नेगेटिव यानी कि ये वाला देखो ये इस प्रकार से नेगेटिविटी वाला हमें स्पष्ट होगा, यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर बी की। तो अब बी पार्ट लिख लेना और बी पार्ट में लिखना फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब कि हाफ साइकिल के लिए देखेंगे हम, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जैसे ही हम नेगेटिव हाफ साइकिल इसके इनपुट पर अप्लाई करते हैं तो इसकी पोलरिटी और बैटरी की पोलरिटी दोनों की क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। दोनों की पोलरिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है। ध्यान रखना कि दोनों की पोलरिटी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। पोलरिटी का मतलब साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। दोनों की पोलरिटी एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण इसका जो इनपुट वोल्टेज है यानी कि VBE है, ये VBE घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी पार्ट ए जो था बिल्कुल ठीक उसके विपरीत हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VBE ये घट जाएगा यानी कि नीचे की ओर हो जाएगा। और जब ये घटेगा इसका इनपुट वोल्टेज तो इसका इनपुट करंट यानी कि जो हमारा IB करंट है ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब ये घटेगा तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पढ़ा है कि जब IB घटता है तो IC भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हमने इक्वेशन नंबर 2 में पढ़ा है कि जब IC घटेगा, ठीक है, IC घटेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यानी कि इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि हमें आउटपुट में जो सिग्नल प्राप्त होगा वो कैसा होगा। तो इसमें हमें नेगेटिव एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त होगा। कैसा होगा, नेगेटिव एम्पलीफाइड सिग्नल हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इससे ये स्पष्ट हो रहा है किससे, कि इस बात से तीनों स्टेप से ये स्पष्ट होता है कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट के फेज जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट का मतलब ये है कि इन दोनों के फेज में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि ये होता है, ठीक है, 180 डिग्री का। इस प्रकार से इसका ऊपर की ओर पहला पॉजिटिव होगा तो इसका पहला नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन दोनों के फेज में, इनपुट और आउटपुट के फेज में जो डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री का। ये इन तीनों स्टेप से हमें समझ में आता है, यही इसकी वर्किंग है दोस्तों। हमें यहीं तक इसको लिखना है और जैसे जैसे मैंने बोला है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए।